हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आने वाले दो टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं हर वीडियो डिटेल में बना रही हूँ जिसमें मैं आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों ही चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं न्यू एडिशन की बुक के। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं? पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसे हम समझ चुके हैं। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसे मैं और अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाकर लेकर आई हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हर चीज़ को अच्छे से समझते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। बच्चों ध्यान से देखो, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। देखो बच्चों, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हनी और बनी दो पार्टनर थे। पहले वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते थे 2:1, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब क्या होता है, जब पहले 2:1 रेशियो था और फर्म स्टैब्लिश हुई थी और उनके बीच पार्टनरशिप डीड बनी थी, तब उन्होंने कुछ जनरल रिजर्व बनाए होंगे, ठीक है ना। जनरल रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं कि इन केस यदि किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो हम उस जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। तो कुछ जनरल रिजर्व में पैसा डाला होगा कि ये रिजर्व है और यदि हमें कोई परेशानी आ जाती है हमारे बिजनेस में तो हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बनाया होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसे WCR भी कहते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता है कि ये वर्कमैन के लिए बनता है, मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले या बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनको ऑफिस में या बिजनेस में काम करते करते कोई किसी तरह की कोई चोट पहुंच जाती है, तो उनके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। मतलब मेन उद्देश्य जो होता है इस रिजर्व को बनाने का, वो सिर्फ ये होता है कि वर्कमैन को कंपनसेट किया जा सके यदि उन्हें ऑफिस में या बिजनेस में काम करते समय किसी तरह की कोई परेशानी आ गई है। नेक्स्ट बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसे IFR कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, कितने का किया, 10 लाख का। अब मुझे ये लग रहा है पता नहीं ये 10 लाख का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ये आगे चल के ये मुझे ज़्यादा मुनाफा देगा या नुकसान देगा, मुझे पता नहीं है। तो इस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, 2 लाख का एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया। मैंने ये सोचा कि यदि 10 लाख में से 2 लाख तक का नुकसान यदि होता है तो मैं इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकालकर उसे पूरा कर लूँगा। समझ में आई बात। 10 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 लाख रुपए और निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दिए, ताकि उन्होंने ये सोचा कि 5 साल बाद 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है यदि उसमें किसी तरह का लॉस होता है तो ये 2 लाख रुपये से मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। मुझे अपनी कैपिटल में से या अपने प्रॉफिट में से पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैं जाऊँगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और उसमें से पैसा दे दूंगा। और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा नहीं, फोर्थ है ये। फोर्थ होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं जो हमेशा जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक साथ में चलते रहते हैं, कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट। जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता है
वो हमेशा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है। अब जब तक टीवी पे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा तब तक क्या होगा ना, उसे पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, चाहे एक नए पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, ये एक्सपेंडिचर हमेशा चलते रहते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट है इनको मुझे समझाना है, आपको ध्यान से समझना, यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन इसको समझने से पहले एक कॉपी और पेन ले लेना जिसमें जो मैं बताती जा रही हूँ वो करते जाना, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना, फिर नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर जनरल रिजर्व, ठीक है। सपोज मैंने एक जनरल रिजर्व बनाया, कितने का, 5 लाख का। ये 5 लाख का मैंने जनरल रिजर्व बनाया और ये मैंने रखा हुआ है कि यदि किसी तरह की कोई फॉर्म में परेशानी आ जाती है, मेरे प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये जनरल रिजर्व में से मैं पैसा निकाल लूँगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जब जनरल रिजर्व में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं और हमारे पास जनरल रिजर्व है, ठीक है ना, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हनी और बनी क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, 2:1 से 1:1 कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे, रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। क्यों? क्योंकि भैया अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इससे पहले इनका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और फिर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब हम फिर से इन्हें बनाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व बनाया, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और किसी भी तरह का कहीं भी जनरल रिजर्व यूज़ नहीं हुआ है, तो जनरल रिजर्व जो है वो क्या होगा ना, हनी और बनी के बीच पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ध्यान से सुनना, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम हम कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पहले। तो जो रिजर्व है, सपोज यहाँ पर 5 लाख का रिजर्व है, ठीक है, तो ये दो पार्टनर्स है ना, हनी और बनी, तो इन दोनों में यहाँ लिखेंगे हम 2 हनी अकाउंट, यहाँ पर लिखा ना 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लिखेंगे 2 हनी अकाउंट, हनी कैपिटल अकाउंट एंड 2 बनी कैपिटल अकाउंट। और दोनों पार्टनर्स में 2:1 के रेशो में हो जाएगा। तो 2:1 के रेशो में मेरे हिसाब से 3 लाख एंड 2 लाख हो जाएगा। क्लियर हो गई ना? और ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख और 2 लाख हो, मैंने करके नहीं देखा है, एक अंदाज से करा है, हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन करने पर 3 लाख से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बस मैंने। अब ये हो गया जनरल रिजर्व और ये हो गई इसकी एंट्री। इसकी एंट्री को आपको नोट कर लेना है कि यदि जनरल रिजर्व कहीं यूज़ नहीं हुआ है तो दोनों पार्टनर्स के बीच उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हमने फर्स्ट पढ़ लिया। ये सेकंड है अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे हम WCR भी बोलते हैं, बड़ा है इसलिए बार बार नहीं लिखते, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा लिखना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें भी 3 कंडीशन बन रही है बच्चों, ध्यान से समझना, इसमें 3 कंडीशन बन रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सपोज करके मैंने बनाया यहाँ पर, ये भी 5 लाख का, 5 लाख का हमने रिजर्व बनाया बच्चों। अब ये रिजर्व के लिए पहला पॉइंट क्या है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यदि किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छे रहे, किसी तरह का कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं आया। क्लेम का क्या मतलब होता है, किसी ने मांगा नहीं पैसा कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा दे दो क्योंकि हमारा हार्ट टूट गया है या हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तब ऐसी स्थिति में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो क्या होगा ना, जो ये 5 लाख रखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, ये जो 2 पार्टनर्स हैं हनी और बनी, इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 हनीज कैपिटल अकाउंट, 2 बनीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? यदि किसी ने क्लेम नहीं मांगा है तो, लेकिन यदि किसी ने क्लेम मांग लिया, व्हेन क्लेम ऑफ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक मोहन करके एम्प्लॉय है, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका, उसने बोला मुझे क्लेम दे दो 2 लाख का, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हुआ, यदि उसने 2 लाख का नहीं, उसने पूरा 5 लाख का क्लेम मांग लिया, ठीक है, 5 लाख का बनाया है,
हमने कितने का बनाया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 5 लाख का बनाया है। उसने बोला मुझे पूरा क्लेम दे दो, तो हम क्या करेंगे इसमें, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, पर इसमें पहली कंडीशन ये कह रही है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब 5 लाख का रिजर्व था और 5 लाख का ही क्लेम मांग लिया। ध्यान से समझना, 5 लाख का रिजर्व था और 5 लाख का ही क्लेम मांग लिया, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये एंट्री होगी और यहाँ अमाउंट आएगा 5 लाख। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 5 लाख और यहाँ पर 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि जितना का क्लेम था, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम मांग लिया गया। लेकिन यदि होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना है, 5 लाख का, और क्लेम मांगा 3 लाख का। ठीक है ना, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो क्लेम हुआ वो 3 लाख का हुआ। तो मैं एंट्री क्या करूंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 3 लाख, और जो बचा हुआ 2 लाख है वो दोनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 हनी एंड 2 बनी। समझ में आ रही है बात, ये दोनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, जो उनका रेशो है 2:1 के रेशो में। हमने अराउंड 2 लाख का 2:1 के रेशो में जो भी रेशो बनेगा वो अपने घर ले जाएंगे। समझ में आ गया, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5 लाख, उसमें से 3 लाख क्लेम में चला गया और बचा हुआ कौन ले जाएंगे, दोनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट है। ये तब की बात है। क्लियर। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये 2 बात कही थी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है इक्वल द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जितने का क्लेम है, 5 लाख का क्लेम है, 5 लाख का रिजर्व है, 5 लाख का ही क्लेम मांग लिया, तब ये एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन यदि कम है, 5 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और क्लेम मांग लिया 3 लाख का, तो क्या होगा, 3 लाख तो क्लेम में चले जाएंगे और जो 2 लाख रुपए बचे हुए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, दोनों पार्टनर्स के पास। ठीक है। अब एक कंडीशन और है इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कि 5 लाख का क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन क्लेम हो गया 7 लाख का। समझ गए, 5 लाख का रिजर्व है और क्लेम हो गया 7 लाख का। तो अब क्या होगा, जो 2 लाख रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं हनी और बनी, ये अपने पास से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा डालेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का में कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख, रिवैल्यूएशन में 2 लाख, और यहाँ पर क्लेम है 7 लाख का। ठीक है। अब सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर एक और एंट्री होगी इसमें, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वो लाएगा उसको डेबिट करेंगे, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो में लाएंगे, बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो कितना लाना है, 2 लाख लाना है, तो 2 लाख का 2:1 के रेशो में दोनों लेकर आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी लगता है बच्चों को, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे से समझा दूं। चलो तो समझते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पर क्या होता है ना, कोई भी फर्म होती है वो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या होता है ना, वो कुछ यदि इन्वेस्टमेंट करती है, सपोज उसने शेयर मार्केट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब उसको ये लग रहा है कि ये जो मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसे ये लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे इसमें नुकसान हो जाए, तो वो क्या करती है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है, जिसमें वो 2 लाख रुपीज़ डाल देती है कि इन फ्यूचर यदि 2 साल 5 साल बाद यदि मुझे इसमें नुकसान हो जाता है, तो 2 लाख तक के नुकसान की मैं भरपाई किससे कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कर लूँगा। मुझे ना तो कैपिटल में से पैसा देना होगा, ना मेरे प्रॉफिट में से पैसा देना होगा, और ना मेरी जेब में से पैसा देना होगा। यदि मुझे नुकसान होता है तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है, जो इसी के लिए बना है कि यदि 10 लाख का जो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें यदि कोई नुकसान होगा
तो मैं ये 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल के उसमें दे दूंगा, ये सोचकर वो ये बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। ठीक है, जैसे उन्होंने शेयर मार्केट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल बाद ये जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था ये 10 लाख ही रहा। इस 10 लाख में ना तो कोई ज़्यादा पैसा हुआ ना कम पैसा हुआ, 10 लाख का 10 लाख ही रहा। अब ये चाह रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए। क्या चाह रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, जो पुराने जितने भी रिजर्व बने हुए हैं उनका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब उस समय देखेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना हुआ है, कितने का, 2 लाख का। वो किसके लिए बना है कि जो इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का, उसमें यदि कोई चेंजेस होते हैं तो वो 2 लाख से पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो वो देख रहे हैं कि जो ये 10 लाख हैं ये 10 लाख ही बने हुए हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो अब ये 2 लाख का क्या करेंगे, ये 2 लाख का दोनों पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स, जैसे मैं पहले से एग्जाम्पल देती हुई आ रही हूँ, हनी और बनी 2 पार्टनर्स हैं। ये दोनों पार्टनर्स अपना जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कितने 2 लाख रुपए की बात हो रही है, ये 10 लाख की बात नहीं हो रही है, 2 लाख की बात हो रही है, क्योंकि रिजर्व कितने का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 2 लाख का। तो ये 2 लाख को दोनों पार्टनर्स, ठीक है ना, लिखा ना 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2 हनी और 2 बनी, कोई भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये दोनों अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे और अपने घर ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझो कितने का है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने का है, हमारा 2 लाख का था। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर मार्केट कितने का था, 10 लाख का था। उसके लिए तो हमने ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, दिख रहा है ना, जा तो नहीं रहा है, हाँ ये रहा, दिख रहा है 10 लाख का बनाया था। उसके लिए हमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था। अब ये बोल रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है, 10 लाख है। बुक वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 लाख है। अब जो मार्केट वैल्यू है ये इसकी बुक वैल्यू से कम है। कितनी कम है अभी ये नहीं बता रहे हैं, मतलब 10 लाख से कम है, मतलब 9 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है। जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और इन्हें इसका एडजस्टमेंट करना है, तो उस समय जो ये 10 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी जो वैल्यू है वो कम है। ठीक है, कितनी कम है ये अभी हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो वैल्यू है जो कम है वो किससे कम है, ये जो 2 लाख है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उससे कम है। ठीक है, जैसे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था जो उसकी वैल्यू गिर गई वो 9 लाख हो गई। ठीक है, 9 लाख हो गई तो कितने का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान है, 1 लाख का नुकसान है। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और जाके देखेगा कितना है, तो यहाँ पर 2 लाख है, कमी कितने की आई है, 1 लाख की, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा और इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल कर किस में दे देगा, अपनी जो उसकी कमी हुई है उसमें दे देगा। तो इस समय हम क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का करा हमने, 1 लाख का, और जो बचा हुआ 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डला हुआ है वो दोनों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका रेशो रहेगा पुराना। ठीक है, 2 हनी और 2 बनी के नाम से। समझ में आया? क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2 लाख का, जो उनकी कमी आई है वो 1 लाख आई है, तो वो किससे पूरी कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और जो बचा हुआ 1 लाख है वो दोनों तीनों जितने पार्टनर्स हैं अपने पास ले जाएंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 2 लाख का क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ये पहली कंडीशन बन गई। 2 लाख का मैं यहाँ पे बता देती हूँ दूसरी कंडीशन। 2 लाख का क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। ठीक है, ये इस वाले की बता रही हूँ।
और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो कमी आई है, जो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसमें जो 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें जो कमी आई है वो 8 लाख की आई है। कितने की आई है? 8 लाख की, मतलब 2 लाख इनको नुकसान हो गया। 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किया था आज उसकी जो वैल्यू हो गई वो 8 लाख हो गई, मतलब 2 लाख रुपए का इनको नुकसान हो गया। अब ये गए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो यहाँ भी 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये जो पूरी करेंगे इस 2 लाख से करेंगे, 2 लाख से अपनी कमी पूरी कर देंगे। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, पार्टनर्स को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमने इसको लिख दिया यहाँ। क्लियर हो गई ये बात। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट है जो शेयर मार्केट में किया था वो 10 लाख का था, ठीक है ना, मैं 10 लाख ही लिख देती हूँ, 10 लाख का था। अब ये बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा वैल्यू गिर गई, मतलब नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट जो किया था 10 लाख का, अब उसकी वैल्यू है कितनी? 7 लाख। समझ में आ रही है बात? अब उसकी वैल्यू है 7 लाख, तो क्या करेंगे? 3 लाख का नुकसान कितने का है? नुकसान कितने का है? नुकसान 3 लाख का हो गया। लेकिन जब ये गए अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो सिर्फ 2 लाख ही पड़े हैं, 1 लाख कम है। तो अब ये क्या करेंगे? ये पार्टनर्स के पास जाएंगे जो हनी और बनी हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में गए थे, ये पार्टनर्स के पास जाएंगे और जो 1 लाख का नुकसान है वो कौन पूरा करेगा? वो पूरा करेंगे पार्टनर्स। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2 लाख का, इन रिवैल्यूएशन लाना पड़ेगा 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट में कितना हो गया नुकसान? 3 लाख का, और जो ये 1 लाख है ये कौन लेके आएंगे? पार्टनर्स लेके आएंगे उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पैसा ला रहे हैं तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 1 लाख लिख दिया, लेकिन 2 पार्टनर्स हैं यदि हनी और बनी, तो उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लेकर आएंगे। तो बस देखिए ये लेकर आ गए। क्लियर है? इस तरह से एंट्री होगी। अब इसमें एक बात और है, ध्यान से समझ गए, 2 चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ और है, When market value of investment is the higher than the book value। बहुत ही अच्छी बात हो गई कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कहाँ पर किया था? शेयर मार्केट में किया था ना, भूल तो नहीं रहे ना, शेयर मार्केट में। फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 2 लाख का। आप जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है तब इनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे से खुशी खुशी देख रहे हैं कि ये जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू है 12 लाख, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बड़े खुश हो गए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसके तो पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये जो बेनिफिट हुआ है 10 की वैल्यू जो 12 लाख हुई है, 2 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, इसके पैसे भी पार्टनर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो पार्टनर्स को देंगे हम 2 लाख रुपए, तो 2 लाख एंड 2 लाख जितने भी उनका रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड शेयरिंग रेशो में। अब क्या होगा? जो ये 2 लाख का मुनाफा हुआ है ना, जो ये इंक्रीमेंट हुआ है, 12 लाख वैल्यू हो गई थी उसमें से 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 2 लाख रुपए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डालेंगे और रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको दे देंगे। तो उनको तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पैसा मिल गया, साथ ही साथ किसका पैसा मिल गया? जो इंक्रीमेंट हुआ था इन्वेस्टमेंट में उसका भी पैसा मिल गया। क्लियर हो गया? अब इसमें लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी बताया ना कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, जिसका हमेशा खर्चा चलता रहता है, तो उसे किसे देना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, और इसमें उसका अमाउंट लिख देते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा सा है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज मैंने आपको 4 चीज़ें एक्सप्लेन की है: अकाउंटिंग फॉर जनरल रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड अकाउंटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।